नाज़रीन, आलमी मंजरनामे के ऊपर इसराइल को बड़ी शिकस्त का सामना है और एक स्ट्रेटेजिक डिफीट देखी जा रही है और जो इसराइली लॉबी है उसका असर उस तरह से नहीं चल पा रहा है। और जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक तो देखें ऑन ग्राउंड इसराइल अपने डिक्लेयर्ड गोल्स है वो अचीव नहीं कर सका है, तो मिलिट्री डिफीट भी इसराइल को हुई है। और अब देखें ना, मिसाल के तौर पर मिस्र जंग की तैयारी कर रहा है, टर्की जो है जंग की तैयारी कर रहा है, ईरान के साथ दूसरा राउंड होना है, तो ये इसराइल तो फिर लड़ता ही रहेगा और इस रास्ते के ऊपर उसने अल्टीमेटली जो है वो कोलैप्स होना है। तो मिलिट्री जो विक्ट्री है वो भी हासिल नहीं हुई है और डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो डिफीट है वो अब इसराइल की देखी जा रही है। तो इससे बिल्कुल ये बात तो वाज़ेह है कि ये जो ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट है ये चलने वाला नहीं है। ये ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट जो कि बुनियादी प्रोजेक्ट उनका ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट ही था, वो उसमें कामयाब होने वाले नहीं है। अब आप जरा देखिए यूरोपियन कंट्रीज से क्या खबर सामने आ रही है। वो यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, वहां पर बड़े मुजाहरे शुरू हो गए हैं और मुजाहरों में क्लैशेस जो है वो शुरू हो गए हैं और इतना ज्यादा दबाव है वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के ऊपर जिन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया कि वो रिकॉग्नाइज करें। कोई, मैं आपको बता दूं, कोई यूरोपियन गवर्नमेंट इस सुनामी के सामने सस्टेन करने वाली नहीं है। अब कोई भी गवर्नमेंट टिकने वाली नहीं है। जो माहौल इस वक्त यूरोप के अंदर पैदा हो गया है, एक अनबिलीवेबल, यानी इतने बड़े मुजाहरे तो इस्लामी दुनिया में नहीं देखे गए जितने यूरोपियन कंट्रीज के अंदर देखे जा रहे हैं और वो बाकायदा डिमांड कर रहे हैं कि फलस्तीनी रियासत को जब तस्लीम किया जाए। कोई भी इसके सामने जब टिकने वाला नहीं है। स्पेन से खबर यह है, स्पेन ने इसराइल का फ्यूल बंद कर दिया। स्पेन ने कहा है कि पहले तो उन्होंने असलहा, अब वो कह रहे हैं इसराइल के लिए फ्यूल भी जो है यहां से नहीं गुजरेगा। अब मुझे बता दें ये कितना बड़ा इकदाम है जो स्पेन की जानिब से उठाया गया और अरबों से भी ज्यादा ये बहादुर इकदाम है जो स्पेन ने उठाया है। एंड अगेन, अभी भी जो इजरायली एम्बेसडर्स हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन स्पेन में इजरायली एम्बेसडर नहीं है। स्पेन ने इजरायली एम्बेसडर जब निकाल दिया है और एयर स्पेस बंद कर दी है, बंदरगाहों पर असलहा सप्लाई रोक दिया है। आज वो कह रहे हैं कि हमने इजराइल का तेल भी रोक दिया है और स्पेन की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। अब आप देखिए, दो रास्ते जाते हैं इसराइल को, एक है रेड सी के थ्रू और एक है मेडिटेरेनियन सी के थ्रू। रेड सी में दाखिल होने का जो रास्ता है वो यमन से होकर गुजरता है, इसको यमन ने रोका हुआ है। और मेडिटेरेनियन में अगर आपने दाखिल होना है तो एक ही रास्ता है और वो है स्पेन से जो जबले तारिक है वहां से वो रास्ता है। तो यानी कि दोनों अब रास्ते बंद हो गए। पहले यमन ने किया हुआ था, अब स्पेन भी कह रहा है कि हम यहां से ऑयल इसराइल का जब नहीं गुजरने देंगे। तो इस तरह इसराइल के खिलाफ जो मुहासरा बढ़ता चला जा रहा है और ये सारे इकदाम जो वहां हो रहे हैं, अब मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट पर मजीद दबाव आएगा कि वो इकदाम कर रहे हैं, आप इसराइली एम्बेसडर्स को जब लेकर बैठे हुए हैं। और इसके साथ ये हो रहा है कि मिडिल ईस्ट की कुछ गवर्नमेंट है वो अमेरिका को एक तरह से प्रेशर भी कर रही हैं कि वो फाइटर जेट्स उनको दें, जदीद जो फाइटर जेट्स हैं F-35 उनको दें, और अगर वो नहीं देते तो फिर हम चाइना से लेने जा रहे हैं। चाइना की सूरत में जो ऑप्शन इन मुल्कों के पास आया है, तो अमेरिका ने भी अब डिसाइड करना है कि अगर वो इनको देगा तो ये अलायंस आगे बढ़ेगा, अगर नहीं देगा तो फिर ये मुल्क जो है वो चाइना की तरफ जा रहे हैं। बल्कि अब कुछ मिडिल ईस्ट के मुल्कों ने ये तक मुतालबा कर दिया है कि F-35 की जो प्रोडक्शन है, उसके जो पार्ट्स हैं वो लोकल प्रोडक्शन की जाए, यानी मिडिल ईस्ट के अंदर वो प्लांट्स जो है वो लगाए जाएं। और ये एक बड़ी गैर मामूली बात है। तो ये सारी डेवलपमेंट्स है वो आपके सामने रखेंगे। इसी दरमियान रेजिस्टेंस ने अटैक्स किए हैं और हाई रैंक जो इजरायली ऑफिसर्स हैं उनके हलाक होने की खबरें जब सामने आ रही है और यमन के जो हमले हैं वो साथ साथ जारी हैं। इसी दरमियान मैं एक चीज आपके सामने पहले रखता हूं, कैमला हारिस जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थी बाइडेन के साथ और फिर इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा, वो सारे जो तारीख है आपके सामने बाइडेन दौर में क्या होता रहा। अब कैमला हारिस ने एक किताब लिखी है जिसका आज तज़किरा करना जरूरी है, 107 डेज ये उनकी बुक का नाम है। और इसका तज़किरा हम इसलिए कर रहे हैं कि उसमें सारा गजा डिस्कस हुआ है, उसमें फलस्तीन का मसला जब डिस्कस हुआ है और इस किताब से अंदाजा यह लगाया जा सकता है कि ओवरऑल जो एक माहौल है और इस किताब में जो चीजें सामने आ रही हैं कि इजराइल की जो सपोर्ट है ना वो ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है अमेरिका में, क्योंकि इजराइल की जो सपोर्ट है वो अमेरिकन सिस्टम को हिला रही है और अमेरिकन के सामने बहुत सारे फैक्ट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारी अंदर की चीजें भी सामने आ रही है और इजरायली जो वहां पर मुदाखलत है वो बहुत सारे मसाइल अमेरिका के अंदर पैदा कर रही है, जिसका अब उनको इदराक भी हो रहा है। अब कैमला हैरिस ने अपनी बुक में लिखा है कि उनके इलेक्शन हारने की असल वजह नेतन्याहू है, उनके इलेक्शन हारने की असल वजह गजा है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, यानी अमेरिका का इलेक्शन गजा ने इन्फ्लुएंस किया, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? यानी उनके डोमेस्टिक मिसाइल, अब वो ट्रंप जो है वो कब से लगा हुआ है कि इमिग्रेशन के इश्यूज हैं, फलाना है फलाना है। कैमला हारिस लिखती हैं कि असल इशू जो था वो गजा था, वो फलस्तीन का मामला था, यानी वो फलस्तीन जिसको अपनों ने लावारिस छोड़ा हुआ है उसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि वो अमेरिकन इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और देखिए अमेरिकन इलेक्शन ने जो उसका रिजल्ट आया जब पूरी दुनिया को असर नहीं डाला, ट्रंप के आने से कितनी बड़ी चीजें जो डिफरेंट डायरेक्शन में हो रही हैं, इत्तेहादियों के साथ फड्डा हो गया, टेरर वॉर शुरू हो गई, दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है, ये मशरकी ममालिक जब और करीब हुए हैं, कितना कुछ दुनिया में इसके जवाब में हुआ है ट्रंप के आने और उसकी पॉलिसी की वजह से। उसी जगह अगर कैमला हारिस आती तो मामला और मुख्तलिफ होता, मामला जब डिफरेंट होता।
तो इसलिए यानी कि गजा की वजह से इलेक्शन मुतासर हुआ और इलेक्शन से जो कुछ अमेरिका के अंदर तब्दीलियां आई और जो पूरी दुनिया में तब्दीलियां आई, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब इजरायली सपोर्ट कोई ज्यादा लंबा अरसा वहां पर चल नहीं सकती है, क्योंकि अब मसाइल इतने गंभीर हो गए हैं और इदराक हो गया और चीजें पर्दे के पीछे नहीं बल्कि पर्दे के सामने आ गई हैं। मैं कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। हैरिस सेज कि बाइडेन्स फेलियर टू शो गाजा एम्पैथी कॉस्ट हर पॉलिटिकली। डोमेस्टिक पॉलिसीज नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं, बाकी कोई और चीज नहीं। कितना बड़ा अमेरिका, कितने बड़े उसके मसाइल, कितने बड़े इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर इलेक्शन लड़ा जाता है। कैमला हारिस लिखती है कि एक ही चीज ने उनको नुकसान पहुंचाया और वो वॉर ऑन गाजा थी। और कैमला हारिस ने जो बाइडेन को क्रिटिसाइज किया, इस दर्जे की इजराइल की सपोर्ट के लिए कैमला हारिस ने जो बाइडेन को जो है वो क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर बाइडेन ने थोड़ी सी भी हमदर्दी गजा के मासूम सिविलियन के लिए दिखाई होती, बाकायदा ये वर्ड कैमला हारिस ने इस्तेमाल किया है, द इनोसेंट गाजन सिविलियंस, मासूम लोग वहां पर जो मारे गए। जो बाइडेन ने अगर थोड़ी सी भी हमदर्दी दिखाई होती तो रिजल्ट जो है वो इलेक्शन का मुख्तलिफ होता। और आगे वो लिखती हैं कि आई हैड प्लीडेड विद जो, यानी मैंने बाकायदा एक मिन्नत समाजत की, जो बाइडेन की बाकायदा मिन्नत समाजत की कि अपनी इस पॉलिसी को बदलो रिगार्डिंग इजराइल। और मैंने जो बाइडेन से कहा कि जितनी हमदर्दी तुम यूक्रेनियंस के लिए दिखाते हो, चलो उतनी हमदर्दी ही गजा के लोगों के लिए दिखा दो। और यूक्रेन में तो जंग हो रही है, यहां पर तो उस वक्त से हम ये बात कर रहे हैं कि वहां पर तो जंग हो ही नहीं रही। तो कैमला हारिस कहती है कि इतनी से भी हमदर्दी जितनी जो बाइडेन यूक्रेनियंस के लिए रखता है, अगर इतनी से भी गजा के लिए दिखा दी होती तो ये सारा रिजल्ट ना होता। और उसने लिखा कि बाइडेन प्राउडली ये कहता था कि आई एम अ ज़ायनिस्ट। इस बात को वो फखरिया कहता था कि मैं तो एक ज़ायनिस्ट हूं, मैं तो बिल्कुल अपनी पॉलिसी जब नहीं बदलूंगा। हिज रिमार्क्स अबाउट इनोसेंट पैलेस्टीनियन केम एज इनएडुकेट एंड फोर्स्ड। हैरिस सेज नेतन्याहू फेवर्ड ट्रंप। देखें ये बहुत, अब मजीद वहां पर डिबेट्स होंगी क्योंकि कैमला हारिस की बुक है और अभी से डिबेट जब शुरू हो गई है और बहुत सारी इसकी नई डिमेंशन, चूंकि एक ऑलरेडी माहौल वहां पर बना हुआ है कि इसराइल तो हमारे पर बोझ है, इसराइल की जंगें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, ये सारा खुद ट्रंप क्रिटिसाइज कर चुके हैं और कहा कि मिडिल ईस्ट की जो जंगें हैं उसकी वजह से अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और मिडिल ईस्ट की जंगों का जिम्मेदार नेतन्याहू है। ये ट्रंप 2019 में कह चुका है। तो उन्होंने कहा कि बाइडेन ने नेतन्याहू को ब्लैंक चेक दिया हुआ था, यानी उसने जो मर्जी करना है, जो बाइडेन उसको नहीं रोकता था। एक ब्लैंक चेक जो है वो नेतन्याहू को दिया हुआ था और नेतन्याहू ने जो बाइडेन को एक्सप्लॉइट किया। कैमला हारिस लिख रही है। और नेतन्याहू ने बाइडेन से सपोर्ट भी हासिल की और उल्टा ट्रंप को नेतन्याहू ने फेवर किया। नेतन्याहू ने जो है वो इस चीज को सपोर्ट किया कि ट्रंप जीते, ना कि जो बाइडेन जीते, ना कि कैमला हारिस जीते। वो हर सूरत में चाहता था कि ट्रंप जो है वो कुर्सी पर आए। तो यानी सपोर्ट उसने बाइडेन से लिया और इस तरह से ली कि ब्लैंक चेक की तरह एक सपोर्ट ली, लेकिन फिर धोखा भी दिया जो बाइडेन। तो यानी नेतन्याहू की इसका मतलब इंटरफेरेंस है अमेरिकन इलेक्शंस के अंदर। देखे ना, ये अमेरिका के लिए तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है कि एक बंदा बाहर से बैठकर अमेरिकन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इससे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट क्या हो सकता है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये इस बात का सबूत है कि जब ऊपर वाले दर्जे के ऊपर इस बात की रियलाइजेशन हो गई है कि इसराइल के साथ ये जो सारे मामलात हैं ये कैसे हमारे लिए खतरा हैं, तो ये एक और ऐसी डेवलपमेंट होगी जो इजरायली लॉबी को कमजोर करेगी और जो तब्दीली आ रही है उसमें मजीद इजाफा होगा। अब आप जरा देखिए इटली से क्या खबर है। बड़ा अहम तरीन मुल्क है और बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बड़ी उसकी हिस्ट्री है। सो इटली के अंदर मुजाहरे कल शुरू हुए फलस्तीन के लिए और आज भी जारी है। ये इतनी गैर मामूली खबर हम इटली से आपके सामने रख रहे हैं और ये एक मिसाल है और ये एक मैसेज है पूरे यूरोप के लिए। एक होता है, इससे पहले हम क्या देख रहे थे कि लोग निकल रहे हैं, मुजाहरा होता है, अपने अपने घरों को चले जाते हैं। 2, 4, 5 घंटे मुजाहरा हुआ, रैली निकाली और लोग अपने घरों को चले गए। अब क्या हो रहा है इटली में? कल लोग निकले, वो कल से लोग अपने घरों में नहीं गए बल्कि आज सेकंड डे है और उल्टा वहां पर क्लैशेस जो है वो शुरू हो गए हैं। यानी वो कल से मुजाहरे जारी हैं। इस तरह का मुजाहरा अभी तक पूरे किसी वेस्टर्न एक भी मुल्क में नहीं हुआ है। तो ये इसका रिजल्ट है जो रिकग्निशन हुई है। अब वो ये सारी यहां पर दबाव डाल रहे हैं कि जब फ्रांस ने कर लिया, बर्तानिया ने कर लिया, स्पेन ने कर लिया, आयरलैंड और ये वो सारे तो करते हैं, तो आप क्यों नहीं करते? तो ये इतनी गैर मामूली खबर है इटली जैसे मुल्क में। और इटली की गवर्नमेंट अब कितनी देर इसको सस्टेन करेगी? प्रोटेस्ट इन इटली ओवर मेलोनीज रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज द पैलेस्टीनियन स्टेट, मैनी रिपोर्टेड इंजर्ड। अब मेलोनी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ट्रंप का दबाव है। द गार्डियन, डिसरप्शन अक्रॉस इटली एज टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट गाजा वॉर। प्रोटेस्ट इन इटली ओवर मेलोनीज रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन। Clashes break out as thousands of pro-Palestine protesters demonstrate across Italy। अब ये सारे इटली के लोग हैं, इटली के नेशनल हैं, वहां के नेटिव्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो दसियों हजार की सूरत में निकले हुए हैं और क्लैशेस हो रहे हैं। तो ये पूरा यूरोप देख रहा है कि इटली के अंदर क्या हो रहा है।
तो कन्फ्रंटेशन हुई है इटालियन अथॉरिटीज के दरमियान और इटालियन पीपल के दरमियान, और सेवरल सिटीज के अंदर ये मुजाहरे देखे जा रहे हैं जो कि अब क्लैशेस के अंदर जो तब्दील हो गए हैं। पीपल कंटिन्यू देयर स्ट्राइक अंटिल द गवर्नमेंट टेक्स प्यूनिटिव मेजर्स। वो कह रहे हैं कि जब तक इटली की गवर्नमेंट कोई ऐसा सॉलिड ठोस इकदाम नहीं उठाती, हमारा मुजाहरे जारी रहेंगे अगेंस्ट इजराइल ड्यू टू द जेनोसाइड एंड रिकॉग्नाइजेस द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। इटली प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट एंटर डे 2। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है टेकन टू द स्ट्रीट्स इन डजन्स ऑफ सिटीज अक्रॉस इटली। दर्जनों शहरों में लोग जो है सड़कों पर निकले हैं, स्कूल्स बंद हैं, डिसरप्टिंग द ट्रेन्स एंड ब्लॉकिंग पोर्ट्स एंड रोड्स इन वन ऑफ यूरोप्स लार्जेस्ट नेशन वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इजराइल ऑफेंसिव गाजा। ये इतनी बड़ी तारीख का यहां से धारा मोड़ा जा रहा है और जो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन बदल रही है, ये बहुत बड़ा सुनामी है। इसके सामने मैं आपको बता दूं कोई नहीं टिक सकता है। इटली में स्कूल्स बंद हैं, इटली में ट्रेन रुक गई हैं, इटली में रोड्स बंद हैं, पूरा इटली जैसे कुछ जाम कर दिया है। और इसलिए नहीं किया है कि वहां कोई डोमेस्टिक इश्यूज हैं, सबसे बड़े मुजाहरे इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से होते हैं या कोई ऐसा और सेंसिटिव इशू है डोमेस्टिकली के जिसमें अंदरूनी इस लेवल के मुजाहरे होते हैं नेशन वाइड। नहीं, वो फिलिस्तीन के लिए हो रहे हैं जिसको अपनों ने लवारिस छोड़ा हुआ है, जहां फिलिस्तीनी अरब्स हैं और जो अरब गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने अभी तक बिठाया हुआ है इजरायली एम्बेसडर्स को। तो इटली में क्या हो रहा है? ये एक तारीख है जो अपना धारा मोड़ रही है। प्रोटेस्ट इसलिए शुरू हो गए हैं कि फ्रांस और अदर कंट्रीज ने जो रिकॉग्नाइज किया है, तो वो कह रहे हैं कि भाई आप रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे हैं। और आप साथ फिर देखिए कि विक्टर ऑर्बन जो हंगरी का प्राइम मिनिस्टर वो कह रहा है वॉन्स यूरोपियन यूनियन रिस्क कोलैप्स विदाउट रिफॉर्म। यानी ओवरऑल यूरोपीय यूनियन की हालत यह है कि वो कोलैप्स के दहाने के ऊपर है। यूक्रेन जंग, मिडिल ईस्ट की जंगे, दीगर बहुत सारे क्राइसिस, ओवरऑल वो कोलैप्स के दहाने के ऊपर है और मसाइल दर मसाइल और क्राइसिस दर क्राइसिस जो है। और फिर कल जो बहुत बड़ा वाकया हुआ है उसको हम फिर तफसील में डिस्कस करेंगे, लेकिन मुख्तसरन चूंकि यूरोपीय यूनियन की बात हो रही है, अब देखिए पहले दिन से हमारा स्टांस यही है कि यूरोपीय यूनियन में जो तब्दीलियां आ रही हैं वो मिडिल ईस्ट की पॉलिसी को इफेक्ट करेंगी। और आज वो आपके सामने वो बिल्कुल बात रियलिटी होती हुई नजर आई है कि जो तब्दीलियां आई उन्होंने उनको मजबूर किया कि वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करें, और जो नहीं कर रहे वो मजीद मजबूर हो रहे हैं। चाइना जो है वो पहली बार आर्कटिक के थ्रू यूरोप पहुंच गया है। ये इतना ही बड़ा वाकया है कि जैसे यूरोप कई सौ साल पहले उसने जो रास्ता निकाला यहां साउथ एशिया तक और एशिया के दीगर ममालिक तक, और उसका नतीजा क्या निकला, यहां पर उन्होंने तो आकर कॉलोनीज बनाई। तो वो हिस्ट्री का बहुत बड़ा वाकया है। फिर हिस्ट्री का एक और बहुत बड़ा वाकया है जब यूरोप से जो है वो कोलंबस निकला और उसने वो जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसको दरियाफ्त किया। लोग तो वहां पर रहते थे, लोग, ये तो जाहिर है कि हिस्ट्री में लिखा जाता है कि वहां पर तो कोई था ही नहीं, लोग वहां पर रहते थे। वो जो जमीन का टुकड़ा है वो कई हजार साल पहले ये जो बाकी दुनिया है इससे कट गया था, तो लोग वहां पर रहते थे। सो वो एक बड़ा वाकया था, यानी यूरोप से बरे-आज़म अमेरिका जो है वो कनेक्ट हुआ। तो ये जो वाकया हुआ इसको भी काइंड ऑफ एक इसी नौयत का बड़ा वाकया माना जा रहा है कि दुनिया के दो कॉन्टिनेंट जो है वो एक नए रास्ते से कनेक्ट हो गए हैं और सफर आधा हो गया है और कॉस्ट जो है वो हाफ हो गई है। यानी ये देखिए सारी जो कई सौ साल हैं ये सारा मामला तो तिजारत का है ना, भाई तिजारत कैसे करनी है, किससे करनी है, उसमें जो शिपिंग है, देखिए ये सारा मामला चलता चला रहा है ना। तो पहले चाइना कहां से आता था? स्ट्रेट ऑफ मलाका, यानी सिंगापुर से गुजरा, स्ट्रेट ऑफ मलाका से गुजरा, इंडियन ओशन में आया, फिर इंडियन ओशन से वो रेड सी में गया, सुइज कनाल से बहरा रूम के अंदर गया, बहरा रूम से फिर यूरोप गया, या फिर नीचे से घूमकर पूरे बरे-आज़म अफ्रीका से घूमकर फिर वो यूरोप गया। अब वो क्या है कि वो पैसिफिक के थ्रू जो है वो वहां से आर्कटिक से होते हुए जनाब अली वो यूरोप पहुंच गए और उसका नतीजा ये निकला कि वो आधा सफर हो गया, यानी जो 40 दिन में होता था 20 दिन में वो सफर अब होगा। तो ये एक इनकलाब है, ठीक है ना। तो सिर्फ ये बात करने का मकसद ये है, इस पर हम मजीद भी तफसीली बात करेंगे कि चाइना का अब राइज देखें और यहां पर यूरोपीय यूनियन ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है। तो अब वो मजीद मजबूर होंगे कि ये जो एक्स्ट्रा बोझ उन्होंने डाला हुआ है इस कॉलोनी के चक्कर में और मिडिल ईस्ट की और अफ्रीका की बेजा जंगें, यही प्राइम मिनिस्टर मेलोनी हैं जिन्होंने बहुत साल पहले प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ये स्टेटमेंट जारी की थी कि अफ्रीका का सोल्यूशन ये नहीं है कि वहां से लोग इधर आना जो है वो बंद हो जाएं। अफ्रीका का सोल्यूशन ये है कि यूरोपियंस ने जो वहां पर कब्जे किए हुए हैं वो छोड़ें। ये असल अफ्रीका का हाल है, ये प्राइम मिनिस्टर मेलोनी इटली की। सो देखिए अब वहां पर ये बात और बढ़ेगी कि चाइना जो ऑलरेडी उनको मार्केट से आउट कर चुका है, कंपटीशन से, अखाड़े से उसने उठा के इनको बाहर फेंक दिया है। अब उनकी मतलब इतनी सस्ती चीजें, हाई क्वालिटी चीजें उनकी जब पहुंचेगी सस्ती उस प्राइस में, तो मुझे बताएं कि इनकी कंपनी तो ऑलरेडी अखाड़े से उठा के बाहर फेंक दिए चाइना ने, तो अब क्या होगा? जरा सोचे ना कि ऑलरेडी जो चाइना वहां पर अपनी चीजें बेच रहा है वो इनसे क्वालिटी की और सस्ती है, अब और सस्ती होगी, क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो इनकी कंपनीज तो फिर गई। तो ये एक बहुत बड़ा यानी हिस्ट्री का एक वाकया हुआ है जिसको अभी बयान किया जा रहा है, चीजें मजीद सामने आएंगी।
तो यूरोपीय यूनियन में अब ये बात मजीद आगे बढ़ेगी और फिर यूक्रेन की जंग, वहां पर वो ये सूरत हाल बन रही है कि वो किसी भी वक्त रशिया से जंग छिड़ जाए, ठीक है ना। वहां पर ओवरऑल माहौल ये बना हुआ है, छिड़े ना छिड़े वो एक अलग बात है, माहौल ये बना हुआ है। तो वो कह रहे हैं भाई ये जो कॉलोनी है इसका एक्स्ट्रा बोझ जो हमने उठाकर बिठाए हुए हैं, इसका क्या फायदा, हमें फायदा क्या है इसका। और वो इजराइल जो जंग नहीं जी सका हमास से, और वो इजराइल जिसकी वजह से अरब्स जो इस वक्त वेल्दी कंट्रीज हैं और इस्लामिक कंट्रीज, उनके साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, हमारा इमेज खराब हो रहा है। जुलानी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है वहां न्यूयॉर्क के अंदर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उसने कहा कि ये जो करंट अरब एग्रीमेंट्स हैं इजराइल के साथ, अब्राहम अकॉर्ड वगैरह, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स है, ये पीपल टू पीपल एग्रीमेंट नहीं है। बड़ी कमाल बात की है जुलानी ने, कहता है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है, यानी लोगों ने इजराइल को तस्लीम नहीं किया, मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स ने इजराइल को तस्लीम किया हुआ है। इसलिए आप देखें वो कभी ये मसला असली पीस अकॉर्ड ये कभी हो ही नहीं सका, क्योंकि ये ऊपर के लेवल पर बैठकर चंद लोगों ने फैसला कर दिया। ये जो अरब स्ट्रीट है उसकी तो ये राय है ही नहीं, वो तो मानते नहीं है इनको। ये तब जेन्युइन एग्रीमेंट्स बनेंगे जब अरब स्ट्रीट में ये रिफ्लेक्ट होंगे ये मायदे, जब अरब स्ट्रीट इजराइल को मान लेगी तब जेन्युइन पीस होगा, और वो इस वक्त मानने के लिए तैयार नहीं। और उन्होंने इसलिए कहा कि सीरिया का जो पीस है एग्रीमेंट अगर हम कर लेते हैं इजराइल से, वो भी टिकने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक अरब स्ट्रीट नहीं मानेगी इजराइल से हमारा कोई एग्रीमेंट टिकेगा नहीं। ये खुद जुलानी साहब बात कर रहे हैं। तो उधर स्पेन ने क्या किया है कि उन्होंने कहा है कोई ऑयल हम यहां से नहीं गुजरने देंगे जो इजराइल में मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल होना है, ये स्पेनिश टेरिटरी से, स्पेनिश बंदरगाहों से हम गुजरने नहीं देंगे। बहुत ही ब्रेव डिसीजन है, बहुत ही ब्रेव डिसीजन है, और इसके लिए दाद देना बनती है। और ये मैसेज है मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स के लिए। हम बताया ना कि उन्होंने ऑयल बंद कर दिया इजराइल का, और ये ऑयल नहीं बंद कर सके, ये ऑयल जब नहीं बंद कर सके। इवन ये जो अभी ताजा इजलास हुआ दोहा में, उसमें मिडिल ईस्ट के एक दो मुल्कों ने रिजेक्ट कर दिया ज्वाइंट फोर्स को बनाना, अभी भी रिजेक्ट कर दिया, और इजरायली एम्बेसडर को भी निकालने से जो इनकार किया। और स्पेन ने कहा कि हमने डिसाइड किया है कि इजरायली जो सेटलमेंट्स हैं उनसे इंपोर्ट्स हम नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि हर सेटलमेंट जो है वहां पर उसकी इकोनॉमी चलती ही, वहां पर जो फैक्ट्रीज और जो चीजें लगी हुई हैं उससे जो एक्सपोर्ट्स वो करते हैं उसी से उस सेटलमेंट की इकोनॉमी चल रही होती। तो अगर वो वहां से बायकॉट करते हैं तो ये उनके लिए सर्वाइवल नहीं होगा, ये सेटलमेंट जो है वो वैसे ही कोलैप्स हो जाएंगे। तो ये मैटर नहीं करता कि इन्होंने कितनी जमीन वहां पर ये कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब फलस्तीनी डिजास्टर ने अटैक करते हुए मेजर रैंक ऑफिसर जो मार दिया, मेजर रैंक ऑफिसर वहां पर मारा गया। फिर वो कह रहे हैं कि हमने एक टैंक को जो है वो निशाना बनाया, और यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल है वो ये कह रहा है कि स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करना ये रिवॉर्ड नहीं है जैसे इजराइल और अमेरिका बयानियां बना रहे हैं, बट रादर अ राइट ऑफ द पैलेस्टीनियन, ये फलस्तीनियों का राइट है जो हम इनको दे रहे हैं। और टर्की पुशेस ट्रम्प फॉर लोकल प्रोडक्शन इन F-35 एंड F-16 डील्स। टर्की कह रहा है कि भाई इधर यूनिट्स लगाओ, F-35 भी हमें दो, और यहां पर लोकल यूनिट्स लगने चाहिए, नहीं तो वो चाइना का दौरा करके आए हैं और वहां से उनके लिए ऑप्शंस हैं। तो ये जनाब इस वक्त की दुनिया का बड़ा ही कंप्लेक्स समंदरनामा है, जिसमें इजरायली बिहेवियर और अमेरिकी बिहेवियर ऐसा नहीं लगता कि किसी सोल्यूशन की तरफ मामले को लेकर जाएंगे, ये मामला को मजीद बिगाड़ेंगे। लेकिन दुनिया कहीं और खड़ी है, ये कहीं और खड़े हैं, और अमेरिकी गवर्नमेंट इस आइसोलेशन को ज्यादा लंबा अरसा झेल नहीं सकती है, और ना ही यूरोपियन गवर्नमेंट्स जिन्होंने फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज नहीं किया वो ज्यादा देर खड़ी रह सकती हैं, झेल सकती हैं इस मामले को, और ना ही जो इजराइल जिस पाथ के ऊपर है वो अपने मतलूबा नताज कभी हासिल कर सकेगा। हाँ, इस रास्ते पर इलाकाई जंग भी है, इस रास्ते पर ग्लोबल वॉर भी, उसका भी खतरा अपनी जगह पर मौजूद है, और खासकर जब ट्रंप जैसा शख्स मौजूद है तो आप कुछ भी तवक्को रख सकते हैं। और उधर यूक्रेन की जंग बहुत ज्यादा खराब से खराब होती चली जा रही है। ये उस वक्त की ताजा तफसीलात जो आपके साथ शेयर किया हमने, राज करेगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।